अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यंग एडवोकेट्स के लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का प्रोसीजर भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ टिप्स भी दूंगा यंग एडवोकेट्स के। अब यंग एडवोकेट्स के पास जो केसेस आते हैं वो किस नेचर के आते हैं? 516A, 22B प्रोटेक्शन, 22AB FIR, या फिर जो है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, आईडी कंप्लेन, आईडीसी के केसेस हो गए, इसके अलावा तलाक के केसेस हो गए, इसके अलावा खुला या फिर जो है रनवे मैरिज करवानी है, और इसके साथ साथ कोई और भी जो है मिसलिनियस काम, गार्डियन वार्ड्स एक्ट की एप्लीकेशन देनी है, GNW फाइल करनी है, तो ये केसेस इनके पास आते रहते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, नॉट थ्योरेटिकल बट प्रैक्टिकल। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का बेसिक पर्पस क्या है? इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट सेक्शन 3 जब आप पढ़ते हैं तो सेक्शन 3 किसको एनकरेज करता है? सेक्शन 3 कहता है कि टाइटल जो है क्लियर हो। सेक्शन 3 कहता है कि किस जगह पर आकर कोई उसको इलीगली अनलॉफुली डिस्पोजेस करे। क्या करे? डिस्पोजेस करे। सबसे पहले सेक्शन 3 की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे। जब आप सेक्शन 3 पढ़ते हैं तो सेक्शन 3 की वर्डिंग क्या कहती है? सेक्शन 3 की वर्डिंग कहती है कि प्रिवेंशन ऑफ इलीगल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, नो वन शैल एंटर इनटू अपॉन एनी प्रॉपर्टी टू डिस्पोजेस, ग्रैब, कंट्रोल, ऑक्युपाई विदाउट हैविंग एनी लॉफुल अथॉरिटी, without intention to dispossess, grab or control whatsoever. Further, whoever contravenes this provision without prejudice punished may be liable for the time being in force which may extend to 10 years. अब देखिए, ये जो हमारा, अगर आप इसका प्रेम्बल पढ़ेंगे तो ये एप्लीकेबल किन पर है? ये एप्लीकेबल है आपके कब्जा माफिया ग्रुप्स पर। किस पर एप्लीकेबल है? कब्जा माफिया ग्रुप्स पर, जिसकी पनिशमेंट इसने डिस्क्राइब कर दी अप टू 10 ईयर्स। और जो कब्जा माफिया ग्रुप नहीं है तो उनके लिए कितनी हो जाएगी? उनके लिए हो जाएगी ऑटोमेटिकली 3 ईयर्स विद फाइन। 544 क्रिमिनल लॉ यानी CRPC के अंदर डिफाइंड है कंपनसेशन टू द विक्टिम। अब आते हैं इसके, हम जो है इससे रिलेटेड केस लॉ डिस्कस करेंगे, फिर हम आएंगे इसके ड्राफ्ट के ऊपर। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले थोड़ा प्रोसीजर समझा दूं, इसका क्या बेसिक प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप जो है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का प्रोसीजर नहीं पता आपको, पहले आप क्या करते हैं, पहले आप एक जो है ड्राफ्ट बनवाते हैं या ड्राफ्टिंग खुद करते हैं। इस तरीके से आपने ड्राफ्ट बना लिया जिसके अंदर आपने अदर पार्टीज भी बना ली। अक्सर लोग कहते हैं सर इसके अंदर AC या जो है आपका मुख्तियारकार भी पार्टी बनेगी या नहीं बनेगी। इसमें आपके अपोजिट के अंदर अक्यूज पर्सनस पार्टी बनेंगे और साथ में जो है पुलिस स्टेशन SHO पार्टी बनेगा। उसके बाद फिर क्या होगा? इसके बाद फिर आपने जो है कंप्लेंट अंडर सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ द इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट, ये आपने लिखना है। और फिर आपने क्या करना है, और फिर आपने जो है ये क्या करना है, ड्राफ्ट बनाना है, इसके अंदर सारे फैक्ट्स लिखने हैं। जब आपने सारे फैक्ट्स लिख लिए, सारे फैक्ट्स लिखने के बाद क्या होगा? सारे फैक्ट्स लिखने के बाद क्या होगा? सारे फैक्ट्स लिखने के बाद फिर आप आ जाएंगे प्रेयर क्लासेस की तरफ के हम चाहते हैं हमारा बिल कोड जो है 154 के तहत FIR लॉन्च करें अदर अपोनेंट पार्टी के खिलाफ। ठीक है, फिर आ जाएगा एफिडेविट। एफिडेविट के अंदर क्या होगा? एफिडेविट के अंदर ये हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिर सेक्शन 7 की कंप्लाइंस करेंगे आप, सेक्शन 70 के एप्लीकेशन लिखेंगे। ठीक है, कि हमें जो है इमीडिएट पोजीशन हैंड ओवर की जाए, इनसे लेके हमें दी जाए जब तक केस पेंडिंग में। तो उसके लिए ये भी एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन भी आप लगाते हैं सेक्शन 3-4 के साथ, उसका एफिडेविट अलग से बनेगा। फिर आपने क्या करवा लिया, इसके साथ जितने भी एनेक्सर्स के अंदर इसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के साथ जितने भी अलॉटमेंट ऑर्डर हैं KDA के, या जो भी आपने ड्यूज पे किए हैं, या आपका सेल सर्टिफिकेट्स है, ये सारी चीज़ें आपने जो है क्या कर दी, ये सारी चीज़ें आपने एनेक्स कर दी। सेल एग्रीमेंट वगैरह सारी चीज़ें आपने एनेक्स कर दी। एनेक्स करने के बाद आपका वकालतनामे की वेरिफिकेशन, और आपका जो क्लाइंट है उस क्लाइंट की वेरिफिकेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ग्रीन लेजर पेपर पर बनवा दिया, और अदर साइड जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके अदर साइड कॉपीज़ आपने बनवा ली।
अब यहाँ पर तो आप दिख रहे हैं कि इन द कोर्ट ऑफ सेशन जज ईस्ट वेस्ट वाट एवर लिख दिया आपने, कंप्लेंट नंबर वो खुद अलॉट करेंगे आपको, और आप चल जाएंगे डीजे के पास, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो भी आपका कंसर्न है वहाँ पर जाके जो ब्रांच ऑफिस है वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप जाके ये चीज़ सबमिट कराएंगे, जो सबरोकार होता है वहाँ पर आप उसको पास एडमिट करेंगे। फर्स्ट डे पर एडमिट हो गया केस, एडमिट होने के बाद लेट आवर्स के अंदर वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। लेट आवर्स के अंदर जब वो ट्रांसफ़र करेंगे तो आपने क्या करना है, आपने जाके ये चेक करना है कि उस केस का नंबर क्या अलॉट हुआ है। इस केस का नंबर क्या अलॉट हुआ है? 125 21 कन्फर्म है। 21 ऑफ 25 का क्या मतलब है कि ये 2025 का 21वां इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की कंप्लेंट आई है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब ये जनवरी फरवरी की बात है, इस वजह से 21 है, अदरवाइज अगर ये नवंबर अक्टूबर चल रहा था तो यहाँ पर नियर अबाउट कोई 800 प्लस हुआ नंबर होता। क्लियर है? यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। आपने ड्राफ्ट बना के इसको आपने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट डे पे वो ट्रांसफ़र हो गया जिस भी कोर्ट में, जिस भी एडीजे के पास, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, वो केस आपका ट्रांसफ़र हो गया। जब वो केस आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर आपने अदर साइड की 1-2 कॉपीज़ दे दी ताकि पुलिस से कोर्ट जो है रिपोर्ट कॉल कर ले। पुलिस से कोर्ट रिपोर्ट कॉल करेगी। पुलिस से रिपोर्ट कॉल करने के बाद जो आपको डेट अलॉट होगी 15 डेज़ का जो टाइम पीरियड बताया गया है इन्वेस्टिगेशन का सेक्शन 5 का, तो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगी। उसके बाद कोर्ट के अंदर आप जाएंगे, जो भी डेट अलॉट हुई है उस डेट के अंदर आप कोर्ट में जाएंगे अपने क्लाइंट के साथ। जो भी आपका ग्रीवेंस है आप कोर्ट के सामने, ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखते हैं। जो भी आपका ग्रीवेंस है आपने क्या किया, आपने कोर्ट के सामने एडमिट किया। आपने अपना ग्रीवेंस रखा जज साहब के सामने। जज साहब पढ़ते हैं। जज साहब क्या देखते हैं? जज साहब ये देखते हैं कि भाई इसका प्रेयर क्लास क्या है। ठीक है, एज बीइंग अ जज, जज क्या देखेगा? इसका प्रेयर क्लास क्या है। जज ये देखेगा टाइटल किसके नाम पर है, टाइटल इसके नाम पर है या नहीं है। जज ये देखेगा कि ये इसके पास पीसफुल पोजीशन थी या नहीं थी, क्या उसके एनेक्सर्स हैं, क्या विटनेसेस हैं। ठीक है, जज कर दे। जज को आप बता रहे हैं इट इज़ अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज कि जज उसको एडमिट करे या उसको इन लेमिनी में डिसमिस कर दे। लेकिन जब ये जज साहब ये देखते हैं कि ये पार्टी कोर्ट में आई है थ्रू इलीगल डिस्पोजिशन, ये केस फाइल करना चाह रही है और ये मजबूर है, तो जज इस केस को एडमिट कर देते हैं। 80 to 90% मेरी जो प्रैक्टिस रही है, जज ऐसे केसेस को एडमिट कर देते हैं और ये देखते हैं कि यंग एडवोकेट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो जज एडमिट कर देते हैं। देखिए, अगर आप अच्छे एडवोकेट बनना चाह रहे हैं, आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन जज के सामने ऐसा रखें, जज आपका वकालतनामा पढ़े, जज ये देखता है कि आपका ग्रीवेंस है, आप इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, इतनी एफर्ट्स करने के बाद आपने जो भी चीज़ें बताई हैं, क्या वो लायबिलिटी बनती है आपकी या नहीं बनती। पावर देखेगा जज के इस वकील का नाम क्या है। जज पूछता नहीं है कि इस वकील का नाम क्या है, जज पावर देखेगा उसामा राजपूत। अगर जज ने आपसे पूछा ना उसामा आपका नाम, अच्छा, डेट मीन्स के आप जज को कन्विंस कर गए हैं अपने आर्गूमेंट्स। अच्छा, जजेस ये क्यों देखते हैं कि सीनियर एडवोकेट्स ये जूनियर को वो जो है ज़्यादातर नहीं कर रहे होते हैं? इसका क्या रीज़न है, कभी आपने सोचा है? सीनियर जब जाता है तो जज उसको ध्यान से सुन रहे होते हैं और जब जूनियर जाता है तो उतने ध्यान से नहीं सुनते। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि आर्ग्यूमेंट्स अट्रैक्टिव वो लेके जाते हैं। सीनियर्स के पास जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो अट्रैक्टिव आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जूनियर बेचारा नया होता है, कुछ जजेस उनको रिलीफ देते भी हैं, कुछ जजेस उनको रिलीफ नहीं भी देते। ठीक है, तो आपने इस तरीके से एडमिट करवा लिया। एडमिट करवाने के बाद अदर जो है आपने जो भी डेट अलॉट हुई उसको आपकी पुलिस रिपोर्ट कॉल हुई, पुलिस रिपोर्ट आ गई। पुलिस रिपोर्ट आने के बाद अदर पार्टीज क्या करेगी, अदर पार्टी जो है अदर पार्टी को आपने नोटिस करवा दिए। एडमिट हो गया, अदर पार्टी को आपने नोटिस करवा दिए। नोटिस करवाने के बाद क्या होगा, वो उनको टाइम पीरियड मिलेगा 1 से 2 पेशियों के अंदर अंदर उन्होंने अपना वकील करना है और इसके ऑब्जेक्शंस फाइल करने हैं। क्या करना है, इसके ऑब्जेक्शंस फाइल करना है।
ऑब्जेक्शंस फाइल करने के बाद होंगे डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स। क्या होंगे? आर्ग्यूमेंट्स होंगे। जब ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स में आपकी अगर ये अलो हो गई तो वो पार्टी कंपनसेट भी करेगी, वो पार्टी अपोजिट पार्टी क्या करेगी? अपोजिट पार्टी को सज़ा भी मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये छोटा सा प्रोसीजर है। अब यहाँ पर लॉ क्या कहता है? कानून ये कहता है कि भाई डे टू डे हेयरिंग्स चलेंगी। क्या चलेंगी? डे टू डे हेयरिंग्स चलेंगी। हेयरिंग्स में कोई डिले नहीं होगी, कोई एडजर्नमेंट नहीं होगी विदाउट सफिशिएंट काज। ठीक है, विदाउट सफिशिएंट काज कोई डिले टैक्टिक्स नहीं की जाएगी। इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के साथ, इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट में कोई ऐसी रेमेडी, कोई ऐसा जो है प्रोविज़न नहीं है कि आप बार बार जो है क्या कर सकें? एडजर्नमेंट फाइल कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये ड्राफ्ट है। इस ड्राफ्ट के अंदर क्या फैक्ट्स लिखे होंगे? A to Z जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी हकायक हैं, वो सारे के सारे फैक्ट्स आपने कोर्ट के सामने रखने हैं। उन्होंने क्या क्या, उन्होंने जो है अपोजिट पार्टी ने किस लॉ की वायलेशन की है, पीपीसी के ट्रेसपासिंग की है, 441 की वायलेशन की है या अदर प्रोविज़न की वायलेशन की है, वो लिखना है। फिर एफिडेविट में यह आता है कि मेरे जो भी ग्रीवेंस है इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट सेक्शन 7 का, इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट का जो भी सेक्शन 3 और 4 के जो भी प्रोविजंस हैं वो इसको अडॉप्ट करता हूँ मैं, और जो है ये जो भी ड्राफ्ट बना है ये मेरी प्रेजेंस में बना है और मेरे एडवोकेट ने मुझे पढ़कर सुनाया है। ठीक है, ये ड्राफ्ट होता है और इस तरीके से हम इसको लेके चल रहे होते हैं। अब इससे जो हमारी मदर जजमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? 2010 SCMR 1254 और PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 769, ये हमारे पास 2 जजमेंट्स हैं। ठीक है, ये जजमेंट्स हैं। अब ये जजमेंट्स इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के अंदर हमारे पास सेक्शन 3 क्या कहता है? प्रिवेंशन ऑफ इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट प्रॉपर्टी। उसका स्कोप क्या है? इज़ वेरी क्लियर एंड ambiguous. Its scope is wide enough to cover the class of persons. Preamble of Illegal Disposition Act cannot restrict its meaning, and the act is applicable on the disposition of the person from property by the person including land grabbers, कब्जा group of mafia. अब यहाँ पर हमें preamble का पता चल गया। For the purpose of attracting provision 3 Illegal Disposition Act, court is required to examine as to whether property was an immobile property. Secondly, that the person was owner of the property. अब देखें यहाँ पर कोर्ट क्या क्या चीज़ें देखती है, किस डीपर एप्रीहेंशन में कोर्ट जाएगी। कोर्ट आखिर देखेगी क्या? फर्स्टली क्या देखेगी कि इसको इलीगली डिस्पोजेस किया गया। सेकेंडली ये ऑनर है प्रॉपर्टी का, डेट द अक्यूज एंटर्ड इनटू द अपॉन अनलॉफुली। फोर्थली दैट एंट्री वाज विथ इंटेंशन टू डिस्पोजेस। ये 4 चीज़ें देखी कोर्ट। और इविक्ट किया उसको पोजेशन से उसकी मर्जी के बिना। सही है। फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनिंग द क्वेश्चन ऑफ टाइटल of property, court has to simply form opinion as to whether prima facie any party is coming within the ambit of definition of section number 3, कि जो पार्टी यहाँ पर ग्रीवेंस लेकर आ रही है कोर्ट में उसका एम्बिट कंप्लीट हो रहा है, वो कोर्ट में जो है सेक्शन 3 की प्रोविजंस में एट्रैक्टिव आर्गूमेंट्स लेकर आ रही है। ठीक है, एविडेंस लेकर आ रही है। ठीक है, अच्छा, इसमें एविडेंस लीड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एट द टाइम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इसमें एविडेंस लीड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कभी कभी एविडेंस लीड होती भी है, कभी कभी नहीं भी होती विटनेसेस की। ठीक है, और उसके बाद जो है कोर्ट जो है इस पर ऑर्डर कर देती है। अक्सर मैंने ये देखा है प्रैक्टिस के अंदर कि इस पर क्या होता है, मैटर डिस्पोज ऑफ होते हैं, कंप्रोमाइज़ हो जाता है, विड्रा कर लेते हैं एडवोकेट्स, क्योंकि कंप्रोमाइज़ हो जाता है पार्टीज़ के, क्योंकि अदर पार्टी को पता है कि इसकी जो वायलेशन पे 10 ईयर्स की पनिशमेंट है। सो डेफिनेट सी बात है थ्रू कोर्ट जो है हमें डिस्पोजेस वापस से हमें निकाला भी जाएगा और सेकेंडली हमें जो है इतनी पनिशमेंट भी मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करते हैं, वो कंप्रोमाइज़ की तरफ आते हैं, पार्टीज़ को अप्रोच कर रहे होते हैं। तो ये एक प्रोसीजर था, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट का। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम जो है ये शॉर्ट जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी हमारे पास प्रोसीजर्स हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा कि जिस लिस्ट को आपने फॉलो करके जितने भी जजमेंट्स हैं ये आपने पढ़नी है। डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे कोशिश करें कि आप जजमेंट्स पढ़ें और कोशिश क्या करें कि आप जो है जजमेंट्स को समझें ताकि आपको किसी से प्रोसीजर पूछने ना पड़ जाए। अब यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का तो वो कर सकता है। थैंक यू।